नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव पिछले 17 वर्षों से अध्ययन से जुड़ी हुई हूँ। पिछले 6 वर्षों से मैं एनएन अकेडमी में गृह विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। गृह विज्ञान विषय का जो एक पेपर है बाल मनोविज्ञान, हम लोग बाल मनोविज्ञान पर ही अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि बाल मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बाल अध्ययन विधियों का प्रयोग करके हम मनोविज्ञान का और विशेष रूप से बालकों के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। जो बाल मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम बालक किस प्रकार से वृद्धि और विकास को प्राप्त करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाल मनोविज्ञान में ही हम ये भी जानते हैं कि विकास किस क्रम में होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विकास का जो क्रम है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास जो है उसमें होने वाली कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनका नाम भी हमने आपको बताया था और समय काल भी बताया था, जैसे कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की, बचपनावस्था 2 से 5 वर्ष की, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, वयस्क अवस्था 13-14 वर्ष की, किशोरावस्था 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की और वयस्कावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की। हमने आपको वयस्कावस्था के बाद मध्यावस्था को प्रौढ़ावस्था के रूप में भी बताया था, जो कि 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की मानी जाती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की और 80 वर्ष के पश्चात भी वृद्धावस्था का ही समय काल चलता रहता है जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। विकास के बहुत सारे नियम भी हैं जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि बालकों का विकास हुआ है या नहीं। लेकिन उससे पहले ही जानना आवश्यक है कि वृद्धि और विकास, क्योंकि हम यहाँ पर वृद्धि और विकास दोनों की बात कर रहे हैं, तो वृद्धि और विकास क्या एक ही है या अलग अलग हैं? तो वृद्धि और विकास 2 अलग अलग प्रत्यय हैं जिनको कि हम अलग अलग संदर्भों में समझ सकते हैं। अभी हम विकास की बात करेंगे, फिर हम लोग वृद्धि की बात करेंगे, क्योंकि विकास जो है वो कब प्रारंभ होता है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धि कब प्रारंभ होती है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो बात हो रही है वृद्धि विकास के अर्थ एवं अंतर की। लेकिन विकास जो है वो किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसे हम कैसे समझेंगे, उसको हम इसके पश्चात व्याख्या में समझेंगे। ठीक है, तो पहले है हमारा वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक का मतलब होता है जिसको कि आप परिमाण के माध्यम से, परिमाण के स्वरूप में देख सकते हैं। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, उसकी आप मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी मात्रा को आप समझ सकते हैं। वृद्धि में आपके शारीरिक संरचना और आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि के अंतर्गत जो है आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से किस वजन और किस लंबाई को प्राप्त कर चुके हैं। वृद्धि जो है वो आपका इस प्रकार का परिवर्तन है जिसे कि आप देखकर तो महसूस कर ही सकते हैं, साथ साथ आप उसको गुणात्मक रूप से भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसकी आप गणना भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई है कि विकास क्या है? विकास जो है वो आपका क्वालिटी वाइज, एक की आपने क्वांटिटी देखी है और आपको एक की क्वालिटी देखनी होती है। इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि विकास क्या है। किसी भी बालक में होने वाले विकास को आप उसके द्वारा किए जाने वाले समायोजन, उसके द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं, उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के आधार पर समझ सकते हैं। विकास जो है वो अमूर्त है। कैसा है विकास? अमूर्त। और वृद्धि क्या है? वृद्धि मूर्त है। विकास को आप किसी भी स्तर तक महसूस कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मगर वृद्धि को आप सरलतापूर्वक महसूस कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है। वृद्धि का लेकिन एक खास नियम है कि वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय अवधि तक ही होती है, परंतु विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आपका लगातार चलता रहता है। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मगर विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
संवेगात्मक बहुत सारे अन्य परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जो विकास है उसके हम क्वालिटेटिव परिवर्तनों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे इसके अंतर को पहचानेंगे, आज हम लोगों को यही अपनी व्याख्या में, अपने संदर्भ में समझना है, यही हमें जानना है। वृद्धि का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है गर्भाधान से। गर्भाधान से लेकर परिपक्वता काल तक का जो समय होता है उसे हम वृद्धि के रूप में समझते हैं और ये मापनीय है। कैसी है ये? मापनीय है। लेकिन विकास आपका अमापनीय है। यह आपके मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है, परंतु उसकी जो प्रक्रिया होती है वो धीमी और तेज हो सकती है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि विकास और वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। लेकिन विकास और वृद्धि में अंतर को जानने के लिए बहुत आवश्यक है ये जानना भी कि इसके अंतर में हम क्या इसको प्रभावित करने वाले कारकों को शामिल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल शामिल करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनके आधार पर हमारे विकास की प्रक्रिया धीमी या तेज हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास के कुछ सिद्धांत हैं, विकास के कुछ नियम हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसकी गति धीमी और तेज हो सकती है। उसके प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है, उसका एक क्रम है, वो सिर से पाँव की ओर ही होता है, वो निकट से दूर की ओर ही होता है। उसके प्रतिमानों में स्थिरता है, उसके प्रतिमानों की हम पूर्व विवेचना कर सकते हैं कि क्या विकास होगा, ये बालक किस विकास को प्राप्त करेगा। परंतु इन सभी सिद्धांतों को कुछ तत्व हैं, कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि विकास सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कारक हैं जिससे विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है वंशानुक्रम। हमारे हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके आधार पर हम विकास को समझ सकते हैं कि वो चीज़ें हमें हेरिडिटी में मिली या नहीं मिली। जैसे कि हमें एक निश्चित आयु में एक निश्चित लंबाई को प्राप्त करना है, एक निश्चित क्रिया को सीखना है, जैसे बोलना सीखना है, चलना सीखना है, खाना सीखना है, उठना सीखना है, भाषा का विकास हमारे अंदर होना है। परंतु वंशानुक्रम में यदि वो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं तो उसके विकास में कमी या अधिकता देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ है हमारा वातावरण। वातावरण भी इसी प्रकार से हमें प्रभावित करता है। यदि हमें किसी भी विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सही वातावरण नहीं प्राप्त हुआ है तो हमारा विकास प्रभावित हो जाएगा। मान लीजिए हमें चलना सिखाया जाए मगर हमें सही प्रकार से चलना ना सिखाया जाए तो हमारी चलने की प्रक्रिया या चलने के प्रति जो विकास की क्रिया होनी है वो बाधित हो जाएगी। या बोलना सिखाया जा रहा है, हमें इंग्लिश में भी बात हो रही है, हमसे हिंदी में भी बात हो रही है, उर्दू में भी बात हो रही है, फारसी में भी बात हो रही है, तो बच्चा कंफ्यूज है हमें बोलना किस भाषा में है। तो विकास तो उसका हो रहा है भाषा का, मगर कौन सी भाषा का विकास होना है वो प्रभावित हो जाएगा। तो वातावरण का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है हमारा पोषण। हमारा पोषण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं, उस आहार का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम उससे ग्रहण करने के पश्चात कुपोषण का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, या कुपोषण की वजह से हमारा विकास तो बाधित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है रोग एवं चोट। रोग और चोट की वजह से भी हमारा विकास जो है वो बाधित हो जाता है। कभी कभी हमारे मान लीजिए हमें लंबाई को प्राप्त करना है और लंबाई को प्राप्त करने में हमें रस्सी कूदने की प्रक्रिया करनी है और उसके आधार पर हम देखेंगे कि एक निश्चित आयु के पश्चात क्या हमने उस लंबाई को प्राप्त किया, या हमने कोई क्रिया सीखी, हमने बोलना सीखा, हमने लिखना सीखा। लिखने का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हमने लिखना सीखना है और एक निश्चित आयु में हमें लिखना आना चाहिए, मगर हमें किसी रोग की वजह से हमारा कोई हाथ पैर कार्य नहीं कर पा रहा है, या हमारे हाथ पैर में चोट लग गई, अंगूठा उंगली कट गया है, तो हम सही प्रकार से लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो लिखने की प्रक्रिया का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही घर का जो वातावरण है, घर का वातावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। घर का वातावरण अगर सही नहीं है तो हमारा विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। हम जिन चीज़ों को सीख सकते हैं, जिन चीज़ों को समझ सकते हैं, जिन चीज़ों को अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में शामिल नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण दूषित है तो भी हमारा विकास बाधित हो जाता है। हो सकता है हमारे शिक्षक हमें ठीक प्रकार से पढ़ाते ना हो, या पढ़ाते हो मगर विद्यालय का माहौल ऐसा ना हो कि हम उस चीज़ को ग्रहण कर पाएँ या समझ पाएँ, या उनके पढ़ाने का जो ढंग है वो हमारी समझ के परे हो, तो हमारा शैक्षिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और वो बाधित हो जाएगा। इसी क्रम में आसपास का जो वातावरण है वो भी हमें प्रभावित करता है, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, वो हमारे विकास को बाधित कर सकती हैं। उनमें होने वाला जो स्राव है वो अगर ठीक प्रकार से नहीं होगा तो भी हमारा विकास बाधित हो जाएगा। हमारी जो जनन ग्रंथियाँ हैं, महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। टेस्टिस और ओवरीज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ओवरीज महिलाओं में और टेस्टिस पुरुषों में देखने को मिलती है, परंतु गोनेडल हार्मोन का इनके द्वारा सही मात्रा में यदि सिक्रीशन नहीं होता है, यानी कि श्रावण नहीं होता है, तो हमारा विकास बाधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त माँ की आदतें, यदि माँ की आदतें धूम्रपान आदि करने की हैं तो भी बालकों में होने वाला विकास बाधित हो जाता है। लैंगिक भिन्नता के आधार पर भी हमारा विकास अच्छा और बुरा देखने को मिलता है। परिवार में क्रमिक स्थिति, हम किस प्रकार के परिवार में रह रहे हैं और किस क्रम पर हैं, उस पर भी निर्भर करता है। अगर हम फर्स्ट चाइल्ड हैं तो हमारे माता पिता का हम पर ज़्यादा ध्यान होता है, हमारा विकास ज़्यादा अच्छे प्रकार से हो पाता है। और जैसे ही हमारा क्रम बढ़ता जाता है, हम दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें या हम 10वें अगर संतान हैं, तो हमारे माता पिता का ध्यान हम पर उतना केंद्रित नहीं हो पाता है। वो हमारी सभी चीज़ों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारा विकास यहाँ पर भी बाधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ भी हमारे विकास को बाधित करती हैं। मान लीजिए हमारा संवेगात्मक विकास होना है, हमारा जो है क्रियात्मक विकास होना है, हमारा लैंगिक विकास होना है, हमारा सामाजिक विकास होना है, परंतु हमारी जो माँ है वो हमसे जुड़ी हुई नहीं है, या हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। वो हमें किसी से मिलने नहीं देती, किसी से बात नहीं करने देती, या हमको पूरी छूट दे रखी। दोनों ही प्रकार की स्थितियों में हमारा जो विकास होगा उसमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो विकास हमें कैसे प्रभावित करता है अभी हमने ये जाना। विकास के साथ साथ चूँकि हम वृद्धि की भी बात कर रहे हैं, और वृद्धि विशेष रूप से शारीरिक संरचना, शारीरिक गठन, शारीरिक आकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। वृद्धि में एक खास बात ये होती है कि जब हम वजन में या लंबाई में बढ़ते हैं, यानी कि इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, जो कि ग्रोथ स्पर्ट का टाइम होता है, ग्रोथ स्पर्धा का टाइम होता है, उसे हम वृद्धि के रूप में जज करते हैं, वृद्धि के रूप में हम समझते हैं। मगर वृद्धि को जब हम विकास के साथ संबंधित करते हैं तो एक विशेष अवस्था में एक विशेष प्रकार की वृद्धि और एक विशेष प्रकार का विकास हम ग्रहण करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जीवन जो है हमारा वो विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। जीवन की हर अवस्था की एक निश्चित विशेषता है, उसके एक कुछ निश्चित विकासात्मक कार्य हैं। जैसे अगर हम बचपनावस्था की या बाल्यावस्था की बात करेंगे, या हम शैशवावस्था की बात करते हैं, तो शैशवावस्था में, बचपनावस्था में अथवा बाल्यावस्था में अलग अलग अवस्था होने के कारण हमारे विकास की प्रक्रिया की गति जो है वो भी अलग अलग होगी, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलेगी। और भिन्न विकास गति के आधार पर हम भिन्न प्रकार की वृद्धि के स्तर को भी प्राप्त करेंगे। कभी हम तीव्रता से बढ़ेंगे, कभी हम धीमी गति से बढ़ेंगे। अगर आप 2 से 5 वर्ष के बालकों को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जो लंबाई प्राप्त करने की स्थिति है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, मगर 1 वर्ष तक के बालक में यह परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तीव्रता के साथ देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं कि बालक को कैसे वातावरण में, कैसे परिवेश में रखा जाता है, जिसके आधार पर उसका विकास क्रम अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे बालक की। बालक के पास 2 प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। एक स्थिति होती है जन्म से पूर्व की, इसे हम बोलते हैं प्रीनेटल अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रीनेटल। और दूसरी स्थिति होती है जन्म के बाद की, इसे हम बोलते हैं पोस्टनेटल।
जन्म से पूर्व की जो अवस्था है और जन्म के बाद की जो अवस्था है, इन दोनों में ही बालक पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जन्म से पूर्व की यानी कि प्रेनिटल अवस्था जो है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोशीय वातावरण, दूसरा कोशों के मध्य का वातावरण प्रभाव डालता है। पहला कोशीय, दूसरा कोशों के मध्य का वातावरण। कोशों के मध्य का वातावरण। जन्म से पूर्व दो चीज़ें स्थिति दिखा रही हैं। एक कोशीय वातावरण मतलब कि इंट्रासेल्युलर जो एनवायरनमेंट है, और दूसरा जो इंटरसेल्युलर एनवायरनमेंट है वो बालकों के विकास को प्रभावित कर रहा है, वो बालकों की चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है जन्म के बाद का यानी कि पोस्टनेटल वातावरण जो है, जिसमें कि बच्चे का परिवार, बच्चे की शाला मतलब जो स्कूल जहाँ वो बच्चा बड़ा होगा पलेगा, और जो विस्तृत समाज है उसमें जब बालक प्रवेश करता है तो वो अलग प्रकार के विकास को प्राप्त करता है। जब बालक जन्म के बाद की स्थिति में आता है, इसी पर हम परिचर्चा करेंगे, क्योंकि विकास की स्थितियाँ यहाँ पर दूसरे स्वरूप में देखने को मिलती हैं। परिवार में अभिभावक होते हैं, परिवार में भाई बहन होते हैं, परिवार में अन्य रिश्तेदार होते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व, उसके आपसी संबंध, उस बालक का अपने आप से मतलब स्वयं से संबंध, और उस बालक का अन्य लोगों के साथ संबंध, उसकी जन्म क्रम, उन संबंधों में कितने लोग होंगे, उनकी संख्या, और उन संबंधों का कितने लंबे समय तक चलना है, ये भी उसकी विकास व्यवस्था के आधार पर ही निर्भर करता है। तो हम लोगों ने वृद्धि और विकास को तो समझ लिया है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को भी समझ लिया है। वृद्धि और विकास में जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, ये भी हम लोगों ने जान लिया है। अब हमारे सामने विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का मत है, जो कि बहुत सारे अध्ययन के पश्चात उन्होंने प्रदान किया है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बाल अध्ययन की विधियों का प्रयोग किया है, और बहुत सारे अध्ययनों के उपरांत उन्होंने बालकों के संबंध में अवस्थाओं के संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें कि कुछ बहुत प्रचलित हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का मनोलैंगिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड का मनोलैंगिक एवं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसी प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और उनको बताया है कि कैसे हमारा जो व्यक्तित्व है वो समाज के साथ जुड़ता है, हम किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, कैसा व्यक्तित्व निर्माण हमारा होता है। तो ये सभी जो है व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत है कि मनुष्य का व्यक्तित्व पैदा होने से लेकर समाज में सामंजस्य स्थापित करने तक किन किन स्तरों से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, और उन अवस्थाओं में कौन कौन से विशेष परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का पूरा नाम है जीन पियाजे, जैकलिन जीन पियाजे के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत,
इन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में ही अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि कुछ अवस्थाएं और कुछ विचार देखने को मिलते हैं। ये अवस्थाएं और ये विचार इस प्रकार से हैं। पहला है निर्माण और खोज। पहली जो इन्होंने विचार प्रस्तुत किया है, पहला वो क्या है, निर्माण और खोज का विचार, कि जो बालक होता है वो किसी न किसी चीज़ का समय समय पर निर्माण करता है और उसके द्वारा किया गया जो भी कृत्य होता है वो एक खोज स्वरूप होता है। यदि कोई बालक किसी मैच बॉक्स में कुछ दाने डालता है, उसको निकालता है, उसको फैलाता है, फिर से वो समेटता है और फिर उसमें डाल देता है, या उन दानों की जगह कुछ और उसमें डाल देता है, तो ये उसके द्वारा किया जाने वाला जो कृत्य है वो एक खोज को प्रदर्शित करता है। वो अगर दीवार पर कुछ ड्राइंग बनाता है, कोई भी चित्र बनाता है और उसके इमेजिनेशन में है कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, या कुछ भी नहीं भी सोच रहा है वो और कुछ बना रहा है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना रहा है, तो वो भी उसके द्वारा किया जाने वाला निर्माण और खोज कहलाता है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन का अर्थ है कि बालक जैसे ही समाज के साथ जुड़ने के लिए तैयार होता है, मतलब कि जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो बाह्य वातावरण के अंतर्गत अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ करता है, वैसे ही वो कुछ क्रियाओं को अर्जित कर लेता है। जैसे उसने अगर हाथ पकड़ा, उसने आंखें झपकी, उसने होठ हिलाए, हाथ हिलाए, पैर हिलाए, कोई भी क्रिया करी, वो सब उसके द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कि उसने अर्जित किया है। धीरे धीरे इनमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बदलाव आता रहता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है और विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली क्रियाओं में भिन्नता आती जाती है। शुरू में वो कुछ क्रियाओं को स्वयं करता है, उसके बाद वो देखकर करता है, कॉपी करके करता है, उसके बाद वो कॉपी करके करता है परंतु उसमें कुछ अपना विचार भी शामिल कर देता है, और उसके पश्चात वो सही गलत का निर्णय करने के साथ साथ उन क्रियाओं को करता है, परंतु क्रियाओं को जो उसने अर्जित किया है उन क्रियाओं को वो छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, उसमें समय समय पर क्रमिक परिवर्तन वो करता जाता है। तो ये क्या है, कार्य क्रिया का अर्जन। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जो अवस्थाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, लेकिन कार्य क्रिया के अर्जन में अवस्थाओं को भी हम शामिल नहीं करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया, निर्माण और खोज, और दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस करी, कार्य क्रिया का अर्जन। जो कार्य क्रिया का अर्जन है उसी में हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहला देखते हैं सात्मीकरण। सात्मीकरण का अर्थ होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कोई भी पुराना विचार जिसमें कि हम नए विचार को शामिल कर दें। जैसे हमने पहली बार रोटी खाना सीखा, हमने देखा कि रोटी को मुंह तक लाना है और मुंह में रखकर उसको चबाना है, ये खाने की एक क्रिया होती है। अब यदि हम कोई भी चीज़ उठा के मुंह तक ला रहे हैं और मुंह में चबाने का प्रक्रम कर रहे हैं, इट मीन्स हमने पुराने विचार में नए विचार को समावेशित कर दिया। ये क्या कहलाता है, एसिमिलेट करना या सात्मीकरण करना। दूसरी चीज़ होती है व्यवस्थापन तथा संतुलन। व्यवस्थापन तथा संतुलन का अर्थ है कि पुराने विचार में नए विचार को फिट कर देना। पुराने विचार में नए विचार को हम कैसे फिट करते हैं, मान लीजिए हमने पहली बार कहीं चढ़ना सीखा और पहली बार चढ़ने में हम गिर जाते हैं, हम उतनी तीव्रता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं गिरने के पश्चात जितनी कि हमने पूर्व में करी थी, परंतु जैसे जैसे हम चढ़ना सीख जाते हैं, जैसे जैसे हमें उसका अभ्यास हो जाता है, वैसे वैसे चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें आने वाले जो गड़बड़ियां हैं, उसमें होने वाली जो कमियां हैं, जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर कर लेते हैं और नए तरीके से चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। हम पहली बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार में हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम इस तरीके से चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे और इस प्रकार से चढ़ेंगे तो हम नहीं गिरेंगे। तो ये क्या हुआ, पुराने में नए विचार को हमने फिट कर दिया। पुरानी क्रिया थी, किसी ने हमें बताया कि आप ऐसे चढ़िए, लेकिन हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसके जो स्टेप्स हैं उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, चढ़ने की प्रक्रिया ही हमने परिवर्तित कर दी। तो ये क्या हुआ, पुराने विचार में नए विचार को फिट कर देना। कभी कभी पुराने विचार में नए विचार को फिट करने के लिए हम एक अन्य उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं।
कि जब हम कोई प्रक्रिया किसी के द्वारा करते हुए देखते हैं, उसको सीखते हैं, उसको अपने संज्ञान में लाते हैं, उसको हम समझ जाते हैं कि ये ऐसे किया जाएगा, हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे उठना है, हमें ऐसे बोलना है, हमें ऐसे बैठना है। परंतु जब हम उसको अपने द्वारा एक नए विचार के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसमें बैठना, चलना, बोलना हम नए प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थापन तथा संतुलन। तीसरी चीज़ है क्रमिक विकास की अवस्थाएं। अब हम वहीं आ गए जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। क्रमिक विकास की अवस्थाएं भी विचारों के दौरान ही प्राप्त हुई हैं। ये अवस्थाएं कैसे विचारों का समावेश करती हैं, कैसे प्रदर्शन करती हैं, अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो क्रमिक विकास के इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं वो जीवन की अवस्थाओं से भिन्न हैं। हम लोग जीवन की लगभग 8 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, जैसे शैशवावस्था, दूसरा हम लोग गुजरते हैं बचपनावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा वयस्संधि अवस्था, पांचवा किशोरावस्था, छठा वयस्कावस्था, सातवां प्रौढ़ावस्था, आठवां वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयस्संधि अवस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं को जीन पियाजे ने 4 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। 4 उप अवस्थाएं, और यही 4 उप अवस्थाएं जो हैं क्रमिक विकास की अवस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अब हम इस पर अध्ययन करेंगे। तो जीवन का जो काल है उसको सिर्फ 4 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये इस प्रकार से हैं: पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली अवस्था का समय काल इन्होंने बताया है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का, या 24 माह। इसको हम 24 माह भी कह सकते हैं। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। तीसरी अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था 11 वर्ष से लेकर वयस्कावस्था तक। बहुत सारी पुस्तकों में वयस्कावस्था की वयस्कावस्था के स्थान पर प्रौढ़ावस्था वर्ड का प्रयोग किया गया है, लेकिन अडल्टहुड चुकी है तो अडल्टहुड वयस्कावस्था को ही कहा जाता है, तो यहाँ पर हम वयस्कावस्था ही शब्द का प्रयोग करेंगे। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। इन 4 अवस्थाओं का एक ये जो समय है इसके आधार पर इन्होंने एक इसका निश्चित नाम भी दिया है, और ये भी बताया है कि कैसे कैसे हम इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को प्राप्त करते हैं, इन अवस्थाओं के परिवर्तनों को जानते हैं। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली हमारी जो अवस्था है उसे हम सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था जो है हमारी, इसे हम प्री ऑपरेशनल कहते हैं, प्री ऑपरेशनल। तीसरी अवस्था जो है हमारी, इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। चौथी अवस्था को हम औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था कहते हैं। औपचारिक या
फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। तो ये इन्होंने 4 उप अवस्थाएँ बताई हैं। इन्हीं अवस्थाओं के रूप में हम पियाजे की क्रमिक विकास की अवस्थाओं को जानते हैं। इन अवस्थाओं का अलग अलग विकास, अलग अलग क्रियाएं देखने को मिलती हैं। चूँकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बताया है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है संज्ञान से संबंधित होने वाले विकास। संज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे ब्रेन से होती है, हमारे मस्तिष्क से होती है। हमारे मस्तिष्क में देखने की, सुनने की, समझने की जो क्षमता है, जिसके द्वारा हम अपना सामंजस्य अपने आप से, अपने परिवार से, परिवार के सदस्यों से, अपने समाज से, शिक्षा से स्थापित करते हैं, वो सब संज्ञान के अंतर्गत आता है। तो संज्ञान को हम इसी प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में भी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस अवस्था में कैसे हमें प्रभाव डालता है, कैसे हमारे प्रदर्शन में आता है, इसको अब हम लोग जानेंगे। इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है उसकी भी 6 क्रियाएं, या कहना चाहिए 6 उपक्रियाएं प्रदर्शित करी हैं। पहली अवस्था को इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज थी, तो सेंसरी मोटर स्टेज का समय काल है 0 to 2 ईयर। दूसरा हमारी जो है प्री ऑपरेशनल है 2 to 7। तीसरी 7 to 11, ये हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। और चौथी 11 to अडल्टहुड, ये हमारी चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब ये चारों अवस्थाओं को हम किस प्रकार से उप अवस्थाओं के साथ में जोड़ेंगे? पहले तो हमने आपको बताया था कि जीवन की अवस्थाओं की ये उप अवस्थाएँ हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसकी भी कुछ उप अवस्थाएँ हैं। पहले को इन्होंने 6 उपभागों में बांटा है। पहली अवस्था को कितने में बांटा है? 6 उपभागों में। विभाजित किया है। चूँकि ये 2 वर्ष तक का समय है, इसका अर्थ है कि 24 माह का समय है। अब 24 माह को कैसे कैसे हम विभाजित करेंगे, इसके लिए अब हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे, एक टेबल का प्रयोग करेंगे, जिसके आधार पर उसको हम समझेंगे। अवस्था, समय और उसमें होने वाली क्रिया। तो जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर अवस्था है, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है, क्या है ये? सेंसोरी मोटर। इसी की 6 उप अवस्थाएँ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सेंसरी मोटर, इसका इन्होंने टाइम पीरियड अलग अलग मंथ के हिसाब से विभाजित किया है। अलग अलग मंथ में हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये कार्य कर रहे हैं, कैसे अपने संज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, उसका यहाँ पर प्रदर्शन होगा। तो पहली है प्रतिवर्त क्रिया। प्रतिवर्त को हम सहज क्रिया के रूप में समझते हैं। प्रतिवर्त का इंग्लिश में नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। सहज क्रिया, सहज क्रियाएँ बहुत सारी होती हैं और 1 वर्ष तक का जो बालक होता है वो विभिन्न प्रकार की सहज क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। सहज क्रियाओं को हम आंखें झपकने के रूप में समझ सकते हैं, सहज क्रियाओं को हम चूषण की क्रिया के रूप में समझ सकते हैं, सहज क्रियाओं को हम चेहरे को घुमाने के क्रम में समझ सकते हैं, सहज क्रियाओं को हम अपने शरीर को आगे की ओर झुकाने के क्रम में समझ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी शिशु के पैर पर उंगली से या किसी हल्की नुकीली वस्तु से संपर्क करते हैं, उसको हल्का सा चुभाने जैसा इम्प्रेशन देते हैं, तो वो अपने पैर को पंखे के समान फैला लेता है। ये आपका बेबेंस की रिफ्लेक्स है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं, या आप शिशु के गाल पे थपथपाते हैं और वो अपने गाल को एक ओर मोड़ता है, पूरे शरीर को भी उसी ओर मोड़ लेता है, ये मोरो रिफ्लेक्स है। या आप इस प्रकार की जो भी क्रियाएँ अलग अलग रूप में देखते हैं, वो सब क्या है? आपकी
सहज क्रियाएं, आंखों को झपकना, या बालक को अगर आप पेट के बल किसी पानी के टब में डाल देते हैं, यहाँ पे शिशु की बात हो रही है, 1 वर्ष के अंतर्गत जो भी शिशु आते हैं उनकी बात हो रही है, तो पेट के बल यदि आप उसको किसी टब में डाल देते हैं पानी के साथ, तो वो अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे करता है, तैरने के प्रक्रम को प्रदर्शित करता है, स्विमिंग रिफ्लेक्स के नाम से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, प्रतिवर्त क्रिया है। इसका 1 माह तक का समय है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिवर्त क्रिया है हमने अभी आपको बताई है, वो धीरे धीरे माह में जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा, शिशु बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। प्रारंभिक महीनों में कुछ हल्की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 वर्ष की ओर बढ़ता जाएगा उसमें विकसित स्वरूप के साथ में क्रियाएं देखने को मिलेंगी। दूसरा क्या है, प्रतिवर्त क्रिया जो है उसमें क्या करा, शिशु ने चूषण किया और क्या किया, आँखों को झपका, आँखों को झपकना, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया, जो प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया है इसका समय काल है 1 से 3 माह का। क्या समय काल है, 1 से 3 माह का। 1 से 3 माह का जो शिशु है वो लाइट के प्रति, यानी कि प्रकाश के प्रति या रोशनी के प्रति अपनी जो आंखें झपकाता है या उसको देख के आकर्षित होता है, उसको देख के वो खुशी का प्रदर्शन करता है। वो स्वाभाविक रूप से खुश नहीं होता है, वो खाली ऐसा प्रक्रम करता है कि वो खुश हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। ये क्या कहलाता है, प्राथमिक प्रक्रिया, प्रकाश की ओर आकर्षण। थर्ड आता है द्वितीय चक्रीय प्रक्रम या द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। द्वितीय चक्रीय, चक्रीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली प्रतिक्रिया खत्म नहीं हो रही है और दूसरी प्रारंभ हो जा रही है, वो उसके साथ में जुड़ती जा रही है और एक सर्कल की तरह वो रोटेट होती है। पहली प्रक्रिया भी होगी और दूसरी उसमें और शामिल हो जाएगी, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। यहाँ पे प्रतिक्रिया और प्रक्रम दोनों ही वर्ड हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसका समय काल है 4 से 6 माह का। अब शिशु 4 से 6 माह का हो गया है। अब आप शिशु के मुंह में यदि कोई चीज़ डालते हैं तो वो स्वाद के प्रति अपनी अनुभूति का प्रदर्शन करता है। वो गोद में लेने के लिए हाथ फैला सकता है, वो अपनी माँ को पहचान सकता है, अपनी माँ को देखकर वो आनंद की अनुभूति भी करता है। और वो रोकर हंसकर अपनी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। वो अपनी माँ को देखकर अपने हाथ पैर हिलाने लगता है और अपनी खुशी का प्रदर्शन करता है। तीसरा है आपका द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय। द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय। द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय से हम इसको 7 से 10 माह के समय काल में जोड़ेंगे, यानी कि जो पहली क्रिया है, जो दूसरी क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं को साथ में जोड़कर दूसरी क्रिया का और पहली क्रिया के साथ में वो जब कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो उसका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, उसको जब वो कोऑर्डिनेट करता है आपस में, उसके साथ में वो समन्वय स्थापित करता है कि पहले हमने अगर किसी चीज़ ने पैर मार दिया है, वहाँ से आवाज़ आई है, तो वो दोबारा वहाँ पर पैर मारने का प्रयास करता है। यदि आप इस अवस्था में, यानी कि 7 से 10 माह के शिशु को यदि आप किसी झूले में लिटा देते हैं, किसी पालने में लिटा देते हैं और वहाँ पर कोई लाइट लगा देते हैं या वहाँ कोई झुंझुना लगा देते हैं और किसी कारणवश उसका पैर उस झुंझुने से टकरा जाता है, वो आवाज़ करता है, तो बालक बार बार उस झुंझुने में अपना पैर मारकर उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करता है। ये पहली प्रक्रिया के साथ दूसरी प्रक्रिया का उसका कोऑर्डिनेशन हुआ। पहली प्रक्रिया क्या थी, लाइट को देखकर या आवाज़ को देखकर रिएक्शन दिखाना, और दूसरी प्रक्रिया क्या करी, उसने अपने हाथ पैरों को हिलाया। अब पहली और दूसरी प्रक्रिया को उसने कोऑर्डिनेट किया और यहाँ पर उसने
तीसरे स्टेप में द्वितीय प्रक्रिया का समन्वय स्थापित कर दिया और 7 से 10 माह में उसने इसको प्रारंभ किया। इस अवस्था में बालक बैठना सीख जाता है। 7 से 10 माह का बालक बैठना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब चूंकि बालक जो है वो 7 से 10 माह का हो चुका है, आगे की ओर बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन जो है वो उसका अब स्कीमास के साथ में विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमास क्या, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा और स्कीम दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि पियाजे ने बताई हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पियाजे ने विचारों को दिमाग के साथ जोड़ने का जो क्रम है उसको समझाने का प्रयास किया है। स्कीम मतलब होता है विचार और स्कीमा मतलब होता है विचार को जब हम अपने रूप में समझते हैं। जैसे आप किसी को बताते हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो पाप पड़ेगा। अब झूठ बोलेंगे पाप पड़ेगा ये सब लोग जानते हैं, कॉमन सा वो एक क्या कहना चाहिए, एक बोलचाल की भाषा में हम इसको प्रयोग करते हैं। लेकिन इस मत को हम अच्छे में भी ले सकते हैं और बुरे में भी ले सकते हैं। हो सकता है हमें ऐसा लगे कि झूठ बोलने से बहुत फ़ायदा होता है, हो सकता है हम ऐसा ग्रहण करें कि झूठ बोलने से बहुत नुकसान होता है। तो यह हमारी सोच है, हमारे द्वारा उत्पन्न विचार है। तो पहले जो विचार है उसमें हमारा क्या विचार है, तो पहला विचार कहलाएगा स्कीम, उसमें हमारा विचार स्कीमा। या हमने देखा कि जो दुबले पतले लोग होते हैं वो चलने में ज़्यादा तेज चलते दिखाई पड़ते हैं, जो थोड़े मोटे लोग हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाते हैं। तो पहला विचार हमारे मन में ये स्थापित किया गया कि दुबले लोग तेज़ चलते हैं, मोटे लोग धीरे चलते हैं। परंतु इस विचार में हम अपना विचार शामिल कर सकते हैं कि दुबले लोग कम खाते हैं इसलिए वो तेज़ चलते हैं, मोटे लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए वो कम तेज़ चलते हैं। तो ये हमारा विचार है। तो पहले विचार के साथ में दूसरा हम जब अपना विचार उपस्थित कर देते हैं वो क्या कहलाता है, स्कीमा। लेकिन चूंकि यहाँ बालकों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो बालकों के संदर्भ में हम यदि बालक को बताते हैं कि 2 + 2 4 है, या और छोटे बालकों की 24 महीने के अंदर के बालक की बात हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो 24 महीने के अंदर के बालक में आ रहे हैं। हमने बालक को कोई बॉल दिया, हमने बालक से कहा इसको पकड़ो, तो बालक क्या करेगा, उसको अपने विकास के क्रम में पकड़ेगा। वो पहले बॉल को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भुजाओं का विकास हो चुका है, भुजाओं के साथ उसके मस्तिष्क का सामंजस्य भी स्थापित हो चुका है, वो समन्वय कर पा रहा है। जब हम उसको पेन पकड़ाएंगे तो वो शायद पहली बार में पेन को ना पकड़े, लेकिन अगर विकसित अवस्था में है तो वो दूसरी बार में पेन को ऐसे पकड़ेगा, क्योंकि अब उसके पंजे का विकास हो चुका है। जब हम उसको तीसरे क्रम में कहेंगे कि तुम सुई पकड़ो तो वो शायद सुई को ना पकड़ पाए, लेकिन अगर विकसित क्रम में होगा तो फिर वो सुई को ऐसे पकड़ेगा। तो पहले भुजाओं का विकास हुआ, फिर पंजे का विकास हुआ, फिर उंगलियों का विकास हुआ। ये विकास हमारा शरीर के समय के साथ साथ बढ़ते हुए क्रम में होता जाता है, लेकिन मस्तिष्क के साथ इसका सामंजस्य स्थापित तब हो पाता है जब हम व्यवस्थाओं को इसमें जोड़ते जाएं, जब हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग क्रियाओं के साथ करते जाएं। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। तो कोऑर्डिनेशन हो गया सेकेंडरी रिएक्शन का। अब सेकेंडरी रिएक्शन को हम तीसरे स्टेप में तृतीय अवस्था के रूप में, तृतीय रिएक्शन के रूप में समझेंगे, तृतीय प्रतिक्रिया। तृतीय प्रतिक्रिया जो है इसका समय काल है 11 माह से 18 माह का, 11 से 18 माह का। इस अवस्था में बालक बैठना, चलना, बोलना सीख जाता है। कुछ कुछ पोएम्स को भी वो सीख जाता है, वो चीज़ों को मुंह में डालना, चीज़ों को पहचानना, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना भी वो प्रारंभ कर देता है। और लास्ट जो है वो क्या है, फाइनल स्टेज, यानी कि सेंसरी मोटर अवस्था की अंतिम अवस्था। इसका समय काल 18 से 24 माह का है। इस समय याद करने की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। बालक चीज़ों में भेद करना, सही गलत का भेद करना, अच्छे बुरे का, नए पुराने का भेद करना, रुपए पैसे का भेद करना, पुरुष महिला का भेद करना, मम्मी मौसी का भेद करना भी वो
सीख जाता है और वो अपनी चीज़ों को पहचानने लगता है। इस अवस्था में बालक में ईगो सेंट्रिज्म देखने को मिलता है। उसका जो ध्यान होता है वो स्व पे केंद्रित हो जाता है, वो स्व प्रेम में डूब जाता है। उसको सिर्फ मैं, मेरा से संबंधित ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। वो हर चीज़ को मेरी है, मेरा है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा सामान, मेरे कपड़े, मेरा खाना, इससे जोड़ता जाता है। और ये 18 से 24 माह का समय है और शुरुआत इसकी शब्दों के साथ भले ही ना हो, लेकिन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ी एज में जाता जाएगा वैसे वैसे वो बोल के, शब्दों के साथ में छोटे वाक्यों का आपस में जोड़ के बड़े वाक्यों के रूप में परिवर्तन करके प्रदर्शन करता है। दूसरी है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, हमने आपको बताई थी। 2 से 7 वर्ष का जो समय है ये प्री ऑपरेशनल अवस्था का समय है। इस समय बालक नई सूचनाओं को ग्रहण करता है, नई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में जानता है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जानता है, पहचानता है। इस अवस्था में बालक को यदि आपने बताया कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो वो कुत्ते और बिल्ली में भेद करना नहीं जानेगा। उसे अगर आपने पहली बार में बताया कि ये कुत्ता है, इसकी 2 आँखें होती हैं, 1 पूँछ होती है, 4 पैर होते हैं, ये काले भूरे रंग का होता है, तो वो बिल्ली को देखने पर भी कुत्ते के ही समान प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा, क्योंकि अभी वो कुत्ते और बिल्ली में अंतर करना, भेद करना नहीं जानता है। मगर जैसे जैसे वो 2 से 7 वर्ष की ओर बढ़ता जाएगा, वो कुत्ते और बिल्ली में अंतर करना समझ जाएगा। उसको समझ में आ जाता है कि कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके जो विशेषताएं हैं उनमें क्या अंतर है। तीसरी अवस्था है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था। इस अवस्था में बालक चूँकि 7 से 11 वर्ष की ओर आ गया है, 7 से 11 वर्ष का जो समय है, 7 से 11 वर्ष में बालक में तर्क करना, खोज करना, प्रश्न करना और मानसिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो गणितीय संबंधी सूचना है उसको प्राप्त नहीं होती है, उनके बारे में वो जानना प्रारंभ करता है, क्योंकि अब उसका बौद्धिक विकास प्रारंभ हो गया है। इस अवस्था में बालक में नंबर का कॉन्सेप्ट, उसको ये समझ में आता है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इससे पूर्व में वो नहीं जान पाता है। उसको मास का, वेट का, हाइट का, एज का, ये सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होने लग जाते हैं। अगर आप किसी समान आयु के व्यक्ति को उसके सामने खड़ा कर दें और वो व्यक्ति लंबा और छोटा है, तो वो लंबे वाले व्यक्ति को बड़ा बताएगा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट उसको आना प्रारंभ हुआ है, विचार उसके मन में उत्पन्न होना शुरू हुआ है। चौथी अवस्था है आपकी 11 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक। इस अवस्था में विशेष रूप से जो बालक है वो सामाजिक नियमों के साथ अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने तर्कों को शांत करने के लिए सही उदाहरण की खोज करता है। वो जस्टिफाइड आंसर की खोज में रहता है और जो भी उत्तर देता है उन उत्तरों के पीछे किसी न किसी तथ्य को जरूर शामिल करता है। परिकल्पनाओं को अपने तथ्यों के साथ जोड़ता है, यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग ये उसके अंदर प्रारंभ हो जाती है। अब आप उससे जो भी पूछेंगे उसके उत्तर में वो तर्क करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि वो पूर्ण बौद्धिक विकास को प्राप्त कर चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।